एक गाना जो टॉप ट्रेंड कर रहा है, हम उस पे वाइब करने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। बिलबोर्ड में चला गया है अर्जुन वैली गाना। ब्रीफ मेरे पास सिर्फ इतना सा था कि एक बंदा लड़ रहा है, उसके 12-15 भाई हैं पीछे, वो खड़े हुए गाना गा रहे हैं। जो अब आप सुन रहे हैं वो 40 मिनट में बना हुआ गाना है। गाने को पहले रिकॉर्ड किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग फर्स्ट। अच्छा, आपने गाना पहले गवा लिया था, उसके बाद इसका म्यूजिक बना। एग्जैक्टली, संदीप सर को मैंने भेजा, संदीप सर वाज नॉट श्योर, देन उसके बाद विल टॉक। चिट्टा कुक्कड़ बने हैं रेते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे के। काफ़ी एरोगेंट आदमी हैं, कई लोग उनके महिलाओं के प्रति नज़रिए को लेकर के कुछ टिप्पणी करते हैं। आपने बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया है। मैं भी जानना चाहती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे, हाउ इज़ ही एज अ पर्सन। अगर वो एनिमल है तो शायद मैं भी एनिमल हूँ। तो जजमेंट से नहीं घबराते, मुझे ऐसा लगता है। वो जैसे हैं वो ऐसे ही दिखाते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी एनिमल वाली, कि जानवर कानून नहीं मानता, जानवर इंस्टिंक्ट के ऊपर रिएक्ट करता है। क्या वो अग्रेसिव इंसान है? हर बंदे में एक डर भी होता है, हर बंदे में गुस्सा भी होता है। अगर आपका थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, मारो, कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलो। कश्मीर में ड्राइवर की बात सुनते हुए आपके दिमाग में गाना आ गया था। उस टाइम ना सैड गानों का बड़ा चलन चल रहा था, तो मैंने फिर ये लाइन लिखी, तेरा नाम धोखा रख दो, नाराज होगी क्या। कई लोगों का कहना है कि महिलाओं के प्रति जो नज़रिया दिखाया गया है, मिसोजिनिस्टिक रवैया है, उनको फिल्म में वायलेंस पसंद नहीं आया। इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हो कि आप क्राइम ही करने लग जाओ, तो वो थोड़ी सी फिर दिक्कत आप में है, वो फिल्म की दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। रणबीर कपूर की फिल्म आई एनिमल। फिल्म को लेकर दो मतों में लोग बटे हुए हो सकते हैं, लेकिन फिल्म से जुड़ी एक चीज़ जिसको लेकर लोगों का एक ही मत है, वो है फिल्म के गाने। क्या कमाल के गाने हैं। तो गाने आपने सुने। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एनिमल के गानों के कंपोज़र, सिंगर मनन भारद्वाज। वेलकम टू ललन टॉक। थैंक यू सो मच गरिमा, बट लेट मी क्लैरिफाई कि इस फिल्म के बहुत सारे कंपोजर्स हैं। मैं हूँ 2 गानों का कंपोजर, अर्जुन वैली एंड कश्मीर, राइट। तो बहुत क्या कहते हैं, टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं इस फिल्म में। विशाल भाई हैं, जानी भाई हैं, तो सारे सबने बनाया है। अलग अलग गाने, अलग अलग कंपोजर्स, अलग अलग सिंगर्स, लेकिन एक गाना जो टॉप ट्रेंड कर रहा है, हम उस पे वाइब करने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। बिलबोर्ड में चला गया है अर्जुन वैली गाना। उम्मीद करती हूँ आप सबने सुन लिया होगा अब तक तो, या रील्स में तो देख ही लिया होगा, कम से कम इस तरीके से ट्रेंड कर रहा है। कंग्रेचुलेशंस मनन फॉर दिस ह्यूज सक्सेस। थैंक यू सो मच। मैं अभी जितने भी कहीं पे भी इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ तो मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ा सा डाइजेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, और ग्राउंडेड रह के काम करके ही सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि और क्या करा जा सकता है और अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, गाने को जब हम सुनते हैं ना तो इसका म्यूज़िक एकदम कमाल है। ढोलक की थाप सुनाई देती है, इसमें गिटार सुनाई देता है, इमोशनल क्वेश्चन भी है बीच बीच में, टुवर्ड्स द एंड आपको पियानो भी सुनाई देता है। तो मुझे ना शुरू से समझाइए कि इस गाने को लेकर होमवर्क क्या था। जब आपको संदीप रेड्डी वांगा ने इसका ब्रीफ दिया तो क्या ब्रीफ था? ब्रीफ मेरे पास सिर्फ इतना सा था कि एक बंदा लड़ रहा है, उसके 12-15 भाई हैं पीछे, वो खड़े हुए गाना गा रहे हैं, और एक बंदा बहुत सारे लोगों से लड़ रहा है। रणबीर सर ऑब्वियसली वो लड़ रहे हैं सबसे, एंड एक होटल का कॉरिडोर सॉर्ट ऑफ है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो हम लोगों ने गाना रिकॉर्ड कर लिया था ऑब्वियसली, एक डमी सा मैंने म्यूज़िक प्रिपेयर किया, उसके ऊपर हमने गाना रिकॉर्ड किया। एंड जब सब अपने अपने घर चले गए, देन उसके बाद आई हैड टू मेक म्यूज़िक। तो जब आप पंजाबी गाने का म्यूज़िक बना रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली वो, और जब इतना इट्स नॉट अ रैप सॉन्ग, इसमें कोई लड़की की बात नहीं हो रही है, इसमें कोई घड़ियों की गाड़ियों की बात नहीं हो रही है। सो जब इतना रूटेड सॉन्ग है तो आपके दिमाग में रूटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्ट्स लाइक ताड़ या फिर ढोलक या ढोल, वो तुम्बी शुम्बी, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो मैं भी वही ट्राई कर रहा था, बट मैं जब भी उसको बना रहा था मुझे लग रहा था यार फिर वही देसी सा बन रहा है, एंड फिल्म का कलर वैसा नहीं है, वो इतना उसमें नहीं जा सकते हम। देन 3-4 दिन मैंने बनाया गाने को, मैं रोज़ कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, एंड द फाइनल प्रोडक्शन जो आप अभी सुन रहे हो, ये मेरे दिमाग में चलते चलते, गाड़ी चलाते जाते, मैं आई वॉज गोइंग टू माई होम अर्ली इन द मॉर्निंग 4 और 5 AM के आसपास, तब मेरे दिमाग में ये आया, एंड आई टुक अ यू टर्न, मैं वापस आया स्टूडियो, एंड देन मैंने बनाया जो अब आप सुन रहे हो, वो 40 मिनट में बना हुआ गाना है।
अच्छा। इट इज जस्ट 40 मिनट्स। हाँ ऑब्वियसली इसके पीछे 4-5 दिन लगे हैं, जो क्या कहते हैं इसको, जो बहुत सारी रिजेक्शंस करी हैं जहाँ पे, बट या जो फाइनल आप सुन रहे हैं दैट इज लाइक 40 मिनट्स ऑफ वर्क। उसके बाद आपने गाने को रिकॉर्ड किया होगा? गाने को पहले रिकॉर्ड किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग फर्स्ट। अच्छा, And आपने given the गाना music पहले later. गवा लिया था, उसके बाद इसका म्यूजिक बनाया? एग्जैक्टली। तो कैसे ये तय हुआ कि कौन गाएगा? क्या इसमें आपका बबल कुछ पाजी के इनपुट था? लिरिक्स हैं, बबल पाजी के लिरिक्स हैं, एंड एक इसमें ये था कि बबल पाजी को मैं किसी और काम के लिए ढूंढ रहा था, संदीप सर किसी और ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए ढूंढ रहे थे, बट जब हम सब ने ढूंढा तो वो मिल गए, उनके लिरिक्स हैं। एंड तो फिर हमने इसको बैठ के जोड़ तोड़ करा, इसमें क्या ऐड होना चाहिए, अच्छा। कैसी ट्यून होनी चाहिए, वी डिसाइडेड दिस थिंग। एंड मेरे गुड़गांव में मेरे स्टूडियो में संदीप सर, मी, बब्बल पाजी, रेमन भाई, हम लोग सब मिलके बैठे हम लोग, एंड हमने तकरीबन 15-20 घंटे की सेटिंग थी हमारी। उस सेटिंग के अंदर हमने इसके एटलीस्ट हमने लिरिक्स फाइनल कर लिए, इसकी हमने कॉम्पोजिशन फाइनल कर ली, एंड कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या टेम्पो, क्या बीट रहेगी, वो क्लिक क्या रहेगा, उसके ऊपर हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया था। देन एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मतलब बबल पाजी की ना एनर्जी बहुत कॉन्टेजियस है, मतलब वो लगते हैं कि बहुत बड़े हैं, ऑब्वियसली सीनियर हैं बहुत ज़्यादा, बट हम लोग जब 20-22 घंटे बाद हम थक गए सारा, वो उनको जब हम होटल ड्रॉप करने गए, उन्होंने वहाँ पे साइलेंस उसके ऊपर डांस किया है, पूरा लंबा अच्छे से डांस किया है। ही वॉज सो हैप्पी कि तो या इट वॉज ऑल फन। बट उसके बाद मेरा काम शुरू होता है जब मेरे को म्यूज़िक देना है। आई वॉज थिंकिंग लाइक कि क्या डालूँ यार इसमें, सायरन डालूँ नहीं डालूँ, क्योंकि बहुत क्लीशे ना लगे कहीं, सायरन वायरन क्या होता है ये सब, यू नो। बट मैंने डाला, वो सब चीज़ें करी, एंड संदीप सर को मैंने भेजा। संदीप सर वॉज नॉट श्योर। मैंने कहा सर मैं भी अभी सोता हूँ, आप भी इसको सुन लो, देन उसके बाद विल टॉक। तो जब मैं उठा तो संदीप सर का वॉइस नोट आया हुआ था कि मैंने 10-20 बार सुना गाने को, एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, 1-2 चक्कोए और ऐड करते हैं हम। तो हमने चक्कोए फिर ऐड करे थे फिर। तो वो वापस से उनसे टेक्स करवाए बब्बल जी से? चक्कोए तो मेरे पास इतने टेक पड़े हैं, मैं 100 साल तक डाल सकता हूँ, 100 गाने बना सकता हूँ चक्कोए चक्कोए के नाम से, बहुत चक्कोए पड़े हैं मेरे पास। अच्छा, बब्बल जी की बात करें तो फोक कलाकार हैं, मिट्टी से जुड़े इंसान हैं, उनके साथ रिकॉर्डिंग करने का आपने बताया कि उनकी एनर्जी एकदम नेक्स्ट लेवल है, और क्या क्या उनके साथ आपको रिकॉर्डिंग करते हुए, क्योंकि हम क्या करते हैं जब किसी सीनियर के साथ या इतने बड़े इंसान के साथ कुछ भी रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा हासिल होता है उस काम का। तो आपका क्या हासिल था उस रिकॉर्डिंग के दौरान का? आपने क्या समझा उनसे, क्या कुछ सीखने को मिला, या वो कैसे व्यक्ति हैं काम करने के लिए? मेरे को ना मैं हर रिकॉर्डिंग में किसी ना किसी, मैंने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सबको रिकॉर्ड किया है अपनी, जितनी भी मेरी अभी तक जितना मेरा करियर स्पैन रहा है। मेरे को हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बब्बल पाजी का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बब्बल पाजी क्या है ना, मेरे को क्या एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मुझे क्या चाहिए, मेरा सिंगर मुझे सरेंडर कर दे। मैं एक बारी बोल रहा हूँ, एक बारी गए, मैं 100 बारी बोल रहा हूँ, वो 100 बारी गए। उनकी सबसे अच्छी बात ये है, बीइंग एट दिस एज, मतलब इस इतने सीनियर होने के बावजूद भी वो थकते नहीं हैं, इतने बड़े होने के बाद वो थकते नहीं हैं, वो गाते रहते हैं। मैं उनको बोलूँगा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वो दोबारा गाएंगे। एंड सेम थिंग इज विद श्रेया जी। इवन श्रेया जी के साथ मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी, कश्मीर। आपने कश्मीर, उनके साथ इट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग विद श्रेया जी, एंड शी इज सो हम्बल, मतलब कोयल हैं यार वो, मतलब इतनी मधुर आवाज़ है, इतनी सीनियर है वो, शी इज़ सो हम्बल। उन्होंने कितने प्यार से गाना गाया है, एंड वो छलकता है उनकी आवाज़ में भी। अच्छा, आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं तो ये सवाल मैं बाद में पूछने वाली थी, लेकिन पहले ही पूछ लेती हूँ कि इस गाने में कोई म्यूज़िक नहीं है, लेकिन जब आप इसे सुनते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत है। तो कैसे ये डिसाइड किया कि आपने इसमें कि कोई धुन नहीं डालेंगे, कोई म्यूज़िक नहीं, इसको ऐसे ही चलने देंगे? ये संदीप सर की कलाकारी बोलूँगा मैं आपको। बेसिकली क्या था, मैं संदीप सर के ऑफिस में था, मैंने ये गाना गा के सुनाया उनको 2 पार्ट्स में, 2 अलग अलग स्केल में। उन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, उन्होंने वो रिकॉर्ड करा, उस वॉइस नोट के ऊपर उन्होंने गाना शूट भी कर लिया फिल्म में। और मैंने उनको बाद में बहुत बोला, मैं सर इसमें म्यूज़िक रखते हैं, इसमें थोड़ा पियानो रख लेते हैं अगर आपको लाइट रखना है तो मैं उनके ऑफिस में था, उन्होंने ना खिड़की खोल दी अपनी पीछे की, खिड़की खोल के कहते हैं, मैंने ये जो आवाज़ आ रही है ना, बस मेरे को ये आवाज़ चाहिए इसमें गाने के अंदर, इसकी धुन बहुत प्यारी है, इसकी जो ट्यून बहुत प्यारी है, इसके लिरिक्स बहुत प्यारे हैं, आई वॉन्ट पीपल टू फोकस ऑन दैट थिंग। म्यूज़िक में ना वो ख़राब हो जाएगा सारा कुछ। तो ऑब्वियसली सेलर ऑफ द शिप जब बोल रहे हैं आपको कि मैं जहाज़ को ऐसे चलाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, डन है। फिर मैंने बोला सर एक वर्जन कर लें इसमें। सर कहते नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा गाना है, चलेगा, लोगों को धुन समझ में आएगी। बिकॉज यू नो आज
आज की डेट में बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं, इवन रोमांटिक सॉन्ग्स भी ऐसे होते हैं जिनको आप स्टैंड अलोन नहीं वो गा सकते। आप उनको गाओगे तो आपको लगेगा कि यार तो मज़ा नहीं आ रहा इसमें। तो उसकी धुन और लिरिक्स इतने जेल हो रहे हैं आपस में, सीन के साथ इतना जेल हो रहा है मूवी में, अगर आपने वो गाना देखा होगा तो यू नो सर वाज लाइक कि नहीं मेरे को ऐसे ही रखना है। जब मैंने उसको सुना फिर फाइनली मेरे को बहुत अच्छा लगा वो, मेरे सर का आइडिया अच्छा है। बिकॉज दैट सीन इज, क्योंकि पूरी मूवी में शोर है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, इतने हाईली ऑर्केस्ट्रेटेड सॉन्ग्स हैं उसमें फिल्म के अंदर, सडनली ये गाना आता है जो सिर्फ वोकल्स है, तो वो फिर ऐसा लगता है कि यू नो कुछ तो चाल है इसके पीछे। मतलब वो कहते हैं ना कि चीज़ें होती हैं फिट बैठती जाती हैं और वो इस तरीके से फिट बैठती हैं कि एक खूबसूरत समा बन जाता है। एग्जैक्टली है ना, तो वही हुआ है कश्मीर के साथ, और बहुत सुंदर लगता है जब आप उसको अकेले में शांति से ईयरफोन लगा के सुनते हैं ना, बहुत मेस्मराइजिंग है। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि ये दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, ऐसा गाना चाहिए था हमें। ट्रू, क्योंकि कई बार होता है वोकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन म्यूजिक की वजह से वो वोकल्स दब जाते हैं या वाइस वर्सा। मैं अब सुन रहा हूँ म्यूजिक वाला, ऑब्वियसली मैंने म्यूजिक वाले वर्जन भी बनाए थे, तो मुझे लग रहा नहीं यार यही अच्छा था। एंड श्रेया जी, यू नो आई टेल यू कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या हो रहा था, तो मैंने एक रील डाली है रिकॉर्डिंग में, जब श्रेया जी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कोई मेरे पीछे भाई थे वो शूट कर रहे थे उस रील को। सो उनकी आवाज़, उनको रोकने का मन ही नहीं कर रहा, वो गाती जा रही हैं, उनको रोकने का मन ही नहीं कर रहा। मैं और संदीप सर दोनों हैं रिकॉर्डिंग के अंदर, एंड एकदम से मेरी ना आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको सुन के। ऐसा लग रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। मैंने एकदम से चश्मा पहना कि यार वो ना दिखे, एंड आई वाज लाइक सो मेस्मराइज्ड के हाउ कैन समबडी सिंग सो गुड, मतलब सो हर्टफेल्ट, यू नो। उनकी हम्बलनेस का मैं कायल हो गया हूँ। और वो हम्बलनेस उनकी आवाज़ में, उनकी पर्सनालिटी में झलकती थी। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे आपने बोला ना कि एक सिंगर अगर खुद को म्यूजिक कंपोजर के को पूरी तरह से सौंप दे तो कमाल हो जाता है। जैसे एक्टर्स बोलते हैं ना कि कई एक्टर्स बोलते हैं कि हम डायरेक्टर्स एक्टर हैं, जैसा जैसा डायरेक्टर बोलते हैं हम करते जाते हैं। तो क्या म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है कि मैं डायरेक्टर्स कंपोजर हूँ? हाँ? मैं बिल्कुल चौड़े में बोलता हूँ ये बात कि मैं डायरेक्टर्स कंपोजर हूँ। अगर मेरा डायरेक्टर अच्छा है तो मुझसे कुछ भी निकलवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुणाल देशमुख, उन्होंने शिद्दत के अंदर मुझे नरेट करा, दैट वाज अ अनरियल सीन फॉर मी। कोई आदमी समंदर पार करके कैसे जा सकता है किसी को मिलने के लिए, इतना पागल कोई कैसे हो सकता है, एंड दैट वाज अ टाइटल ट्रैक। तो एक टाइटल ट्रैक के ऊपर ना मेरे को बहुत सारी सिचुएशंस आई थी। मैंने कुणाल भाई को बोला, कुणाल भाई मेरे को ये सिचुएशन ना सबसे अच्छी लग रही है, टाइटल ट्रैक है, मैं सबसे पहले ये क्रैक करूँगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बट अगर मैं क्रैक करूँगा इसको तो मैं 100% शॉर्ट करूँगा इसको। एंड ही सेड आफ्टर क्रैक, मैं लिखा भी ये गाना, मैंने गाया भी है, मेरा म्यूजिक भी है उसमें, तो ही सेड कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। कुणाल भाई ने कितने हिट दिए हैं, जन्नत एंड ऑल ये सारी चीज़ें, कितने गाने हिट दिए हैं। कुणाल भाई सेड कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं करवाया है किसी इस गाने के अंदर, एग्जैक्ट तूने वो पिक्चराइज करके उतार दिया उसको। तो मैंने उनको ये बोला कि आपने मुझे इतने अच्छे से बताया, उसको नरेट इतने अच्छे से कराया, जब मेरे को नरेशन इतनी अच्छे से मिलेगी तो मैं तो शब्दों में पिरो ही दूंगा। हम फोक की बात करें, अगर चिट्टा में फोक है, फिर अर्जन वैली में फोक है, बहुत सारी फिल्मों में, बॉलीवुड में अब फोक का इस्तेमाल होने लगा है, काफ़ी समय से होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फोक, तो वो क्या, मुझे ये समझना है कि वो क्या क्राइटेरिया होता है आपका कि फोक कहीं गाने को ओवर पावर ना कर दे और गाना कहीं फोक को ओवर पावर ना कर दे, वो बैलेंस कैसे तय होता है कि कितना इस्तेमाल करना है? इतनी साइंस कोई नहीं लगाता, इतनी साइंस कोई नहीं लगाता। मेरे हिसाब से फोक हर गाने के अंदर कहीं ना कहीं छुपा है। फोक और क्लासिकल म्यूजिक एक अलग टर्म हो गई, बट ऑब्वियसली हर गाना किसी न किसी राग में तो है ही है, किसी न किसी स्केल में है, किसी न किसी फोक में है, कहीं ना कहीं से डिराइव्ड है ही है म्यूजिक हमारा। अब चिट्टा का एक वर्जन आपने एनिमल में सुना होगा, सारी दुनिया जला देंगे, दैट इज ऑल्सो चिट्टास वर्जन। तो ये कुछ ऐसी मेलोडीज हैं जो कि कभी पुरानी नहीं होंगी, हमारे पैदा होने से 100 साल पहले से चल रही हैं, हमारे जाने के 100 साल बाद तक चलती रहेंगी, ये कभी पुरानी नहीं होंगी। और ऐसी साइंस मैं तो नहीं लगाता। मेरे को अगर फॉर एग्जांपल फोक की ये लाइन अच्छी लग रही है, फॉर एग्जांपल चिट्टा वाली लाइन लग रही है, उसके बाद मेरा सारा गाना मैंने खुद बनाया है। तेरी आँखों के सारे में आंसू छीन के तुझे दे दूँ वो प्यार का सुकून, ये सारे लाइन ओरिजिनल है, ट्यून, लिरिक्स, एवरीथिंग। बट वो जो एक दो पार्ट आते हैं
वो कुंडा लग गया ताली नू, हत्थां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। ये फोक है। तो तरीके से देखा जाए जो मेरी ओरिजिनल लाइन्स हैं वो भी यहीं से ही डिराइव्ड हुई हैं, तो आप उससे कितना कुछ ले सकते हो, दैट इज़ अपॉन यू। अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आपके बचपन की तरफ चलते हैं। आप 3-4 साल के थे तभी आपका म्यूजिक से इंट्रोडक्शन हो गया था, और आपने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि आपको म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। मतलब उस एज में जब हम सिर्फ इतना जानते थे कि अच्छा गाना, एक सिंगर होता है, गाना गाते हैं और हम गाना सुनते हैं अलग अलग माध्यम से, तब एक बच्चा ये डिसाइड कर लेता है कि उसको म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। पहले तो इस टर्म से आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे म्यूजिक की तरफ आप इंक्लाइन हुए? मैं ना ऑब्वियसली मेरे डैड ना बहुत अच्छे लिसनर थे, उन्होंने मुझे बचपन से ना जगजीत सिंह साहब, खान साहब, इन सबको सुनाया है। तो एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, मैं आई वॉज इन आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्लास में था मैं, तो कोई मैं फिल्म देख रहा था, आई थिंक शोले देख रहे थे हम लोग, कुछ ऐसे कोई फिल्म देख रहे थे, धर्मेंद्र सर की थी वो फिल्म। तो वो गाना उसमें गा रहे थे, तो मैंने कहा यार कितना अच्छा गाना गाते हैं, एक्टिंग भी इतनी अच्छी करते हैं। तो मेरी मम्मा ने बताया कि बेटा ये ना गाना नहीं गा रहे हैं, गाना पहले बन जाता है, गाना सिंगर गाता है, तो रिकॉर्डिंग होती है ऐसे करके। तब मुझे उस प्रोसेस के बारे में ना कुछ समझ में आया, अच्छा ऐसे होता है, फिर ये कौन होता है, फिर वो कौन होता है। मैं मम्मी से पूछता रहता था, पापा से पूछता रहता था, देन धीरे धीरे समझ में आया म्यूज़िक डायरेक्टर वाला सीन होता है। अब कट टू मैं आपको बात बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन 7th क्लास और 6th क्लास आई गेस, तो मेरे ऑब्वियसली भाई जो सीनियर्स थे वो सारे कुछ थोड़े से बड़ी एज थी उनकी, कोई 12th में था, कोई किसी में था, तो वो लोग ना बात कर रहे थे कट ऑफ लिस्ट के बारे में। ठीक है, कट ऑफ लिस्ट निकलती है वेंकी कॉलेज की, 97 है, 98, 99 ऐसे ऐसे करके। तो मैंने अपने दोस्त से मैं अपने दोस्त को बुलाया, मेरा दोस्त है हिमांशु, मैं उसको बोला, मैंने कहा यार देख ऐसा है, इतने तो मार्क्स आ नहीं पाएंगे कभी, ठीक है, सिंगिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत है, और सिंगर को ना जाके स्ट्रगल करना पड़ता है, म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है। मैं तो म्यूज़िक डायरेक्टर बनूंगा। क्यों मुझे ऐसा लगा, बिकॉज आई वॉज वेरी कंफर्टेबल कंपोजिंग माई पोएम्स। जो मेरी हिंदी की बुक की पोएम्स होती थी ना, मैं बहुत कंफर्टेबल था उनको कंपोज करने में, कंपोज भी करता था मैं उनको। तो आई वॉज लाइक वेरी श्योर कि मेरे को कंपोजर बनना है। देन उसके बाद एक कॉन्सर्ट देखा मैंने रहमान साहब का, उसमें था कि जावेद जाफरी उनसे पूछते हैं कि लोग कहते हैं आप सॉफ्टवेयर से म्यूज़िक बनाते हो, तो जब मैंने वो सुना तो मुझे पता लगा अच्छा कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से भी बनता तो होगा। फिर पाली का घूमना, बंक मारना, मैं बंक मार के भी कुछ काम की चीज़ें ही कर रहा था। तो आई वाज लाइक कोई सॉफ्टवेयर होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरी स्टडी इसमें रही है, मैंने एक्सप्लोर बहुत किया है। फिर एक दिन आप कीबोर्ड खरीदते हैं, एक दिन मैं लाजपत से फरीदाबाद उसको पैदल लेकर जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो आज भी है मेरे स्टूडियो में। तो वो तो खैर बहुत बात की बात है, उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, कीबोर्ड को खरीदने के भी पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से 23,000 रुपीज़ सारी जायदाद उदार इकट्ठी करके 23,000 रुपीज़ हुए थे उस टाइम पे। एंड मुझे था कि मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पे गया तो वो कीबोर्ड था 26,000 का। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा सर ये मेरे पास तो इतना ही है, मैं आपको बाद में दे सकता हूँ क्या? तो इस सेड या हाँ कोई बात नहीं, दे देना, बाद में दे देना। वो इतने वो थे, हम्बल थे। तो उन्होंने दिया। अब मैं उस टाइम पे ये भूल गया कि मेरे पास अब बस के, गाड़ी करने के, ये करने के, वो करने के पैसे बचे ही नहीं हैं। उस टाइम मैप वैप नहीं चलता था, कैब भी नहीं होती थी आई थिंक। तो मेरे को पता था कि अब तो पैसे रहे नहीं है। मेरे को था कि अब मैं खुश इतना था मैं पैदल ले जाऊँगा इसको, पर थोड़ी सी आगे चला तो आई रियलाइज्ड कि यार ये तो बहुत भारी है। तो वहाँ पे ना मैकेनिक की दुकान पड़ती है लाजपत नगर में, मैकेनिक्स की दुकान होती थी पहले। तो वहाँ से उनसे मैंने रस्सियाँ ली दो रस्सी, कभी इस हाथ पे कभी इस हाथ पे लेके। तो उस टाइम ना फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर आता है एक बीच में, वहाँ पे ना फ्लाईओवर्स अभी तो हैं, उस टाइम बन रहे थे वो, तो बहुत धूल मिट्टी वगैरह ये सब रहती थी। तो मैं लाजपत नगर से फरीदाबाद में पैदल गया था, एंड आई थिंक मैं शाम को 7 साढ़े 7 बजे निकला हूँ वहाँ से, एंड मैं सुबह 6 साढ़े 6 पहुँचा था। तो लास्ट एक फ्लाईओवर आता था, उसको अजरौना चौक कहते हैं। तो वो फ्लाईओवर क्रॉस करने में मुझे तकरीबन 40-50 मिनट लगे थे। छोटा सा है, मतलब 200-300 मीटर का फ्लाईओवर होगा, तब तो इतना ही था। वो क्रॉस करने में बड़ा टाइम लगा था। देन आई रीच माई होम। मामा स्कूल जा रहे थे उस टाइम पे, मामा टीचर थे उस टाइम पे, तो मामा स्कूल जा रहे थे। मैंने वो रखा और मेरे को था कि मैं सो जाता हूँ, लेट के पड़ जाता हूँ, बिल्कुल ऐसे करके उल्टा लेटूंगा, बढ़िया सोऊंगा, उठूंगा, फिर काम करूँगा। नींद भी नहीं आई फिर मेरे को। मैंने खोला, उसको कनेक्ट किया, बजाया, फिर उसके बाद चैन से सोया मैं। एंड वो आज भी मेरे स्टूडियो में, मैं जहाँ बैठता हूँ मेरे पीछे ही रखा हुआ है। एंड वो एक्चुअली क्या है ना, वो मुझे
एक सही मायने में मेरा कल याद दिलाता रहता है, मैं कहाँ से उठा हूँ वो चीज़ याद दिलाता रहता है, कितनी मेहनत हुई है, ग्राउंडेड कितना रहना है वो याद दिलाता है, और औकात में रहने जो होता है ना एक चीज़, तो मेरे को वो चीज़ पता है कि मैं कहाँ से क्या चीज़ करी है। एंड इस पूरे प्रोसेस को मैं स्ट्रगल नहीं कहता, ये मेहनत होती है। हाँ, वो आपकी जर्नी थी बेसिकली। एग्जैक्टली, इट इज़ माई जर्नी। हर एक की अलग अलग जर्नी होती है, कोई जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेता है उतने उसको चीज़ें मिल जाती हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और फिर मुंबई आना, पहला प्रोजेक्ट, ये सब कैसे हुआ? मुंबई मैं पढ़ने के लिए आया था। मैंने ऑडियो इंजीनियरिंग करी है, बॉम्बे से करी है वो। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट था, उससे मैंने खुद ही लोन लेके आफ्टर माय डैड, मैं बैंक वगैरह के बड़े चक्कर खाए मैंने, तो लोन लिया मैंने। लोन लेने के बाद मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैं पढ़ाई करी। 2 साल का कोर्स था, ऑडियो इंजीनियरिंग करी मैंने वहाँ से। ये भी मैंने इसलिए करी बिकॉज रहमान साहब ने ऐसा कुछ किया हुआ था। तो आई वाज लाइक कि यार ये पता होना चाहिए, तो वो करी। देन उसके बाद फिर मैं वापस आ गया था कि नहीं यहीं से काम करना, बिकॉज आई लव माई मॉम। मैं मम्मी के बिना ज़्यादा रह नहीं पाता। मैं अभी भी बॉम्बे जाता हूँ तो मेरे को मम्मी की याद आने लग जाती है 2-3 दिन बाद। अच्छा, तो ये तो आपके मुंबई के शुरुआती दिनों की कहानी हुई। पहला प्रोजेक्ट क्या मिला था आपको? वो कीबोर्ड वाला नहीं, और कुछ से जो मिला था वो प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर बॉलीवुड का पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला? इन 2014 मतलब मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे गुड़गांव में खोल लिया था, नमी होल स्टूडियोज़ के नाम से। मैंने काफ़ी पहले खोल लिया था उसको, अभी 14 साल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपना आराम से काम कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था। देन सडनली ना ऑफर्स आने लगे थे बॉम्बे से, कुछ अच्छा। मेजर ऑफर्स नहीं। एक बार भट्ट साहब का कुछ आ गया, एक छोटी मोटी चीज़ें कर ली, कभी कुछ आया। मैं फिर मेरे को लगा कि हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ से हम लोग करेंगे, एक वहाँ पे बेस होना चाहिए। तो वो करे जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। 2014 या 13 की बात होगी आई थिंक, 13 की बात है। मैं वहाँ पे रुक भी रहा हूँ, फिल्म्स भी आ रही हैं, ऐसा भी नहीं है फिल्म्स नहीं आ रही, पैसा भी मिल रहा है, फिल्म्स भी आ रही हैं, बट वो रिलीज़ नहीं हो रही हैं, कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। मेरी आदतें बिगड़ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यार 24-24 घंटे काम करने वाला लड़का हूँ मैं। आई जस्ट हेट पार्टिंग। हाँ, मैं क्लब व्लब नहीं जाता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। तो आई वॉज लाइक कि कर क्या रहा हूँ मैं, सबसे मिल लिया मैं, सबसे बॉम्बे में। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सबसे मिल लिया, मतलब ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। एक इंसान रह गया, मिस्टर भूषण कुमार, उनसे नहीं मिल पाए। कट टू मैं बॉम्बे छोड़ता हूँ ये बोल के यार अब जब भूषण कुमार सर का कॉल आएगा ना मैं तभी बॉम्बे जाऊँगा, एंड वैसा ही हुआ। अच्छा, उनका कॉल आया? उनका ही कॉल आया, ऑब्वियसली टी सीरीज से कॉल आया, और मैं तभी गया हूँ बॉम्बे। मैंने फिर अपना यहाँ पे बहुत मेहनत करी, बहुत गाने बनाए, तो जब उनका कॉल आया मैं तभी गया। मतलब कई बार आप ना कुछ बोल जाते हो ऐसा जो आपको नहीं पता होता, बट आप इतनी शिद्दत से बोलते हो कि वो शिद्दत के थ्रू ही कॉल आया था ऑब्वियसली। तो उनका कॉल आया तो आई वेंट देयर, एंड उन्होंने बोला कि नीचे मैं उनसे, उनके असिस्टेंट से मैं उनसे मिला। उन्होंने बोला कि आप साइन होना चाहोगे? मैंने कहा सर पेपर लाओ सामने। मैंने बिना पढ़े साइन करें, एंड कोई मेरे से पूछता है कि आप कितने टाइम के लिए साइन हो, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ मैं लाइफ टाइम के लिए साइन हूँ। अच्छा। आई जस्ट लव भूषण कुमार सर, जस्ट लव हिम। मैंने उन जैसा मेहनती आदमी नहीं देखा उस स्टेज पे जाके। जितनी मेहनत वो करते हैं मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। रात रात भर हम लोगों ने बात करी है, लॉकडाउन में गाने बनाए हैं हमने। सर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है। मैं आपके उससे बता दूं आपके माध्यम से कि कई बार सर अपना वो भी बताते हैं कि ये अंतरा रखना है, ये वर्ड्स रखनी है, ये नहीं रखने हैं, ऐसे करो। बहुत सारे गाने मैं ये बोलता हूँ सर ही बनवाते हैं। अच्छा। तो ये जब एनिमल के गाने बन रहे थे तो उनका कुछ इसमें? कश्मीर सर ने बनाया वो प्रॉपर कश्मीर गाना मैंने सर के साथ क्रैक किया था सबसे पहले। हाँ। तो बाद में मैंने संदीप सर को सुनाया था। अच्छा, अगर हम संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मोग्राफी की बात करें तो उनकी तीनों फिल्मों को देखने के बाद उनकी ना एक पब्लिक के बीच में छवि बनती जा रही है। कई लोग कहते हैं कि वो काफ़ी एरोगेंट आदमी हैं, कई लोग उनके महिलाओं के प्रति नज़रिए को लेकर के कुछ टिप्पणी करते हैं। आपने बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया है। मैं भी जानना चाहती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे, हाउ इज़ ही एज अ पर्सन, कैसे इंसान है वो? बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। क्या वो मिसअंडरस्टूड है? यार अगर वो हैं तो ऐसे ही होना चाहिए। अगर वो एनिमल है तो शायद मैं भी एनिमल ही हूँ। फिर तो हर एक के अंदर एक ना जानवर है, कोई दिखा देता है कोई नहीं दिखाता है, और 99% लोग डरते हैं दिखाने में। मुझे ऐसा लगता है हर एक के अंदर ना एक जानवर बैठा हुआ है, वो सामने अच्छा ये कैसे ले जाएंगे, वो ना जजमेंट से नहीं घबराते। मुझे ऐसा लगता है वो जैसे हैं वो वैसे ही दिखाते हैं। एंड इज़ अ वेरी वेरी अपफ्रंट पर्सन।
और उनके दिमाग में जो आया है वो कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई पेंट समथिंग, आई एम ए पेंटर टू, तो मैं कुछ पेंट करता हूँ, तो कई पेंटर्स होते हैं जो घबरा घबरा के पेंट करते हैं. ओके, यहाँ पे जैसे आपकी येलो, ब्लू एंड पिंक वाला पेंट हो रखे हैं. कई लोग होते हैं बस फेंक देते हैं, डाल देते हैं. उनका मन कर रहा है, तो मैं उस सॉर्ट का पेंटर हूँ, मेरा मन कर रहा है वो कलर डालने का. सो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपका दिमाग कैसा है उस पर्टिकुलर. मैं अगर फॉर एग्जांपल ऐसे मेरा दिमाग में कुछ वायलेंस चल रही है, गुस्सा, एंगर इश्यूज हैं, मैं उसको वैसे डालता हूँ. जब मैं डेलिकेट हूँ तो मैं डेलिकेसी से उसको पेंट करूँगा. सेम विद संदीप सर, आप उस फिल्म में देखिए, उसके म्यूज़िक में देखिए, उसमें डेलिकेसी भी है. उसमें अब सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी एनिमल वाली, कि जानवर कानून नहीं मानता, जानवर इंस्टिंक्ट के ऊपर रिएक्ट करता है. उसको खतरा लगेगा तो वो खाएगा आपको, वो भूल जाएगा आप कौन हो. उसको खतरा लग रहा है वो खाएगा, जानवर है क्योंकि वो. तो एग्जैक्टली इस फिल्म में हुआ है. तो जब आप उनके साथ काम करते हैं, आपने कहा कि इंसान जैसे मेंटल स्पेस में होता है उस तरह का काम वो करता है, तो क्या वो अग्रेसिव इंसान है काम को लेकर या अपने बॉडी बहुत काम डाउन इंसान है. एंड यू नो राय भी लेते हैं आपसे, ये कैसा लग रहा है. इनफैक्ट हम लोग प्रीमियर पे थे, अभी जब प्रीमियर था बॉम्बे में, फर्स्ट प्रीमियर की बात कर रहा हूँ मैं. ही वॉज लाइक, मतलब कितने लोगों से घिरे हुए थे वो, कितने लोगों से घिरे हुए थे. एवरी वन वॉज देयर. मेरे से मिले वो, ही वॉज लाइक, उन्होंने हक किया, उन्होंने कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है. इंटरवल की बात बता रहा हूँ मैंने सर ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है. तो ही वॉज लाइक, हर बंदे से वो पूछते हैं. यार देखो क्या है ना, हर बंदे में एक डर भी होता है, हर बंदे में गुस्सा भी होता है, हर बंदे में प्यार भी होता है, इमोशन भी होता है, और एक वल्नरेबिलिटी भी होती है. ठीक है, आप किस समय पे किस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देते हो, एक तो आपको आपका करेक्टर वो चीज़ डिसाइड करती है. दूसरी चीज़ क्या है ना, ये तो करेक्टर हो गया आपकी दुनिया के लिए, करेक्ट. एक चीज़ होती है जिसके अंदर आप किस हावी होने वाली बात वो हो गई. यहाँ पे होगी आप कौन सी बात छुपा जाते हो. आपको एंगर आ रहा है, आप एंगर छुपा जाते हो. ठीक है, वो गलत चीज़ है. आप कंट्रोल कर जाते हो उसको, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. आप छुपा जाते हो, आप अपने आप को भी नहीं बताते मुझे गुस्सा आ रहा है. मैं तो ओके हूँ. जैसे आपसे कोई पूछता है कि फॉर एग्जांपल यार तेरे को बुरी लगी थी वो बात, ठीक है, कोई आपको कुछ ग्रुप में बुरी लगी बात, नहीं मैं तो ओके हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अंदर से आपको पता है आप कुड़ रहे हो, आप वहीं पे बोलो. अगर आपका थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, मारो, कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलो. वो सामने से मारेगा, सहो उसको. बट आपने अगर गुस्सा नहीं निकाला तो फिर आप इमोशन कैसे निकाल सकते हो. यू नो, आप खुशी नहीं निकाली, गुस्सा नहीं निकाला, या आपको डांस आ रहा है तो डांस नहीं निकाला, तो वो आप इमोशन कैसे निकाल सकते हो. आपको रोना आ रहा है, रोना निकालो. इमोशन निकालोगे तभी वो कागज़ पे आएगा, तभी वो धुन में आएगा, तभी वो पेंटिंग में आएगा, तभी वो किसी भी चीज़ में आएगा. तो इट इज़ समथिंग लाइक, मेरे को ऐसा लगता है संदीप सर अपने इमोशंस बहुत अच्छे से निकालते हैं. हाँ, जैसे उनकी फिल्मों को लेकर के भले ही लोग कुछ भी कहते हो, चाहे वो कबीर सिंह की बात हो या फिर अभी एनिमल की बात हो, लेकिन उनकी फिल्मों की एक खासियत है उसके गाने हमेशा बहुत कमाल रहते हैं. तो उनका म्यूजिक सेंस कैसा है? ज़बरदस्त, कॉन्फिडेंट. मतलब वो ये नहीं सोचते कि हिट या फ्लॉप वाला सीन क्या है. उनको अच्छा लग रहा है. यार किसमें, इतनी बड़ी फिल्म के अंदर आप कैसे इतना बड़ा ट्रायल ले सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो. तो आप एक्शन वो नहीं है आपके अंदर कि यार नहीं मेरा मन कर रहा है मैं तो ऐसे ही रखूँगा. ये जो चीज़ है ना, एक्शन टेकिंग, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, तो ये उनमें बहुत सॉलिड है. और उनको भी सेंस पे ना बहुत भरोसा है कि जाएगा, ये चीज़ अच्छी जाएगी. नाउ द सीन इज़ फॉर एग्जांपल कबीर सिंह एंड जब ऐसी टीम मिल जाती है ना, टी सीरीज़, मिस्टर भूषण कुमार, उनके जो नीचे म्यूज़िक सुपरवाइजर्स हैं वो सब, संदीप रेड्डी वांगा, उनके असिस्टेंट्स, तो जब ये एक जो पूरा मिलता है ना, तो वो अच्छी चीज़ ही निकलनी है. वहाँ पे आपको ये तो पता है म्यूज़िक तो सुपर भी निकलेगा. आप उसके लिए वो नहीं कर सकते. और आपने कई गाने ऐसे देखे होंगे एनिमल के, वो फिल्म आने के बाद बहुत चले हैं, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं लोग उससे, फिल्म से कनेक्ट कर पा रहे हैं. तो ये सारा का सारा ना, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने आप श्योर हो अपने प्रोडक्ट को लेके, उस चीज़ पर डिपेंड करता है. मैंने ऐसे भी, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैंने ऐसे भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जिनको ऑनेस्टली पता ही नहीं होता हमें चाहिए क्या. उनको ये नहीं पता होता, दे आर रिलाइंग ऑन द म्यूजिक डायरेक्टर्स के अच्छा दो, जो तुम्हें सही लग रहा है, जो तुम्हें सही लग रहा है कर दो. देन उसके बाद किसी ने बोला, फॉर एग्जांपल आप उनको गाना बना के भेज रहे हो, वो सुन रहे हैं गाना, वो 4 जनों को सुनाएंगे, अपने मामा, चाचा, ताऊ, बेटा, भाभी, सबको सुनाएंगे,
उनमें से कोई एक भाभी बोलती है उनके कि नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है ये गाना, तो एकदम से उनका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर वो अनश्योर हो गया। अच्छा, मतलब संदीप लेकिन क्लियर होते हैं अपने संदीप सर म्यूजिक इज को लेकर। क्लियर, उनको चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, फिर आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते। एंड सेम विद मी, इफ आई नो दिस सॉन्ग इज परफेक्ट, मैं संदीप सर को ये बोल दूंगा सर ये प्लीज एक बार थोड़ा सा आप इसके साथ जस्ट स्पेंड सम टाइम विद द सॉन्ग, अच्छा, तो वो सुन लेते हैं। इफ यू लाइक इट। अगर आप उसके बाद बोलते हो चेंज करने के लिए तो हम कर देंगे। तो वो मेरे ख्याल से वो काम भी उन लोगों के साथ ही कर पाए होंगे शायद, जो उन जैसी थोड़ी पर्सनालिटीज है। अच्छा, जब जैसे हर किसी का काम करने का अपना अलग एक तरीका होता है, कोई जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं उनको नहीं लगता ज़रूरी कि स्क्रिप्ट को पढ़ा जाए, कुछ ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट में घुस जाते हैं, आप किस तरह के? मुझे बहुत अच्छा लगता है स्क्रिप्ट में घुसना, स्क्रिप्ट को समझना। एटलीस्ट अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो मेरे को मेरे गाने के टाइम पे क्या चल रहा है वो सीन वो सीन समझना। मेरे को तो इनफैक्ट ये भी कि बंदे ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, हाथ में क्या ले रखा है। मैं सबसे पहले ना, होता क्या है, मैं कोई भी मेरे पास गाने की सिचुएशन आती है, मैं सबसे पहले पूछता हूँ करेक्टर का नाम क्या है, करेक्टर स्केच क्या है। अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, उस फिल्म का ना एक गाना बनाना था मुझे, उसका टाइटल बड़ा ही अतरंगी सा टाइटल है, बट मैंने बोला मैं टाइटल ट्रैक बनाता हूँ इसका। तो डायरेक्टर वाज लाइक हाँ ठीक है बनाओ, टाइटल ट्रैक बना लो। मैंने कहा मेरे को उस बंदी का पूरा करेक्टर स्केच चाहिए, करती क्या है, क्या खरीदती है, क्या पहनती है, क्या खाती है, क्या पीती है, वो पूरा मैंने उसको समझा, देन मैं वो गाने में डाल दिया। तो इट वाज लाइक के ये कैसे हो गया मतलब आपने पूरा गाना ही बना दिया उसके ऊपर। तो वो अच्छा बना दिया था। दैट्स व्हाई आई टेल एवरीवन दैट आई एम अ डायरेक्टर्स कंपोजर। मेरे को मज़ा आता है उसमें करने में। लोग बोलते हैं ना मेरे लिए इंडिपेंडेंट म्यूजिक ये होता है कि आप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट नहीं है, आप खुद से कोई गाना बना रहे हो। जैसे धोखा मैंने खुद से सिचुएशन क्रिएट करके बनाया था, दैट इज इंडिपेंडेंट फॉर मी। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पे आएंगे बाद में, सवाल है मेरे पास आपके लिए, लेकिन धोखा का क्योंकि आपने जिक्र किया है, और क्या है वो किस्सा, कश्मीर में ड्राइवर की बात सुनते हुए आपके दिमाग में गाना आ गया था? यार वो गाली दे रहा था, वो अपना मेरा ड्राइवर था वहाँ पे, वो गाली गुली दे रहा था उसको, किसी को फ़ोन करके बोल रहा था कि मैं तेरा नाम ना ये गाली ये रख दूंगा। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा हाँ यार नाम तो रख सकते हैं ऐसे, मैं तो तेरा नाम क्या रख सकते हैं, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। या फिर उस टाइम में ना सैड गानों का बड़ा चलन चल रहा था, तो मैंने फिर ये लाइन लिखी थी, तेरा नाम धोखा रख दूँ नाराज़ होगी क्या। और उसने बोला था ड्राइवर ने, मैं तेरा नाम ये रख दूंगा, भाई बुरा तो नहीं मानेगा तू। ठीक है, वो गुस्से में बोल रहा था उसको ये बात, तो मैंने उसको सरकाज़म में कन्वर्ट कर दिया कि तेरा नाम धोखा रख दूँ तो नाराज़ होगी क्या। एवरीथिंग इज लाइक हमारे इर्द गिर्द हो रही है। अच्छा, जब जैसे अमित त्रिवेदी आए थे जब, तो उनसे बातचीत जब हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनको ना रात को सोते समय धुनें आती हैं, और इस वजह से वो हमेशा अपना फ़ोन अपने पास रख के सोते हैं कि रात को अगर कोई धुन आ गई तो वो उसको फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। AR रहमान साहब ने भी एक बार यही कहा था कि उनको बस धुन आ जाती है और यही उनका प्रोसेस है। आपको कब ऐसे धुन क्लिक करती है, कैसे आप बनाते हैं धुनें? मैं ना अलग अलग चीज़ से इंस्पायर होता हूँ। मेरे को चाय पी के बड़ा अच्छा लगता है, मैं चाय पी के धुन बनाता हूँ। एक चीज़ मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ किसी इंटरव्यू में, आप मेरे स्टूडियो आओगे या मेरे घर आओगे ना, मेरे पास ना प्लेंटी ऑफ परफ्यूम्स हैं। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना परफ्यूम्स खरीदता हूँ, मैं परफ्यूम्स खरीदता हूँ और लगाता हूँ, कुछ कुछ ना मिक्स करके लगाता हूँ। मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, मैं परफ्यूम लगा के घुसता हूँ स्टूडियो के अंदर, खुशबू लेते हुए, इंस्पायर होते हुए, और अलग 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 अलग। तो मैं परफ्यूम से ना एक अलग एक उस पर चला जाता हूँ, जर्नी पे, कहीं घूमने चला जाता हूँ, वहाँ से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। चाय परफ्यूम, एंड ऑब्वियसली मेरा खुद का शहर गुड़गांव, मेरे को अच्छा लगता है यार गुड़गांव में रहना ना, छत पे चले जाना, घूमना फिरना। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, बड़ी अतरंगी सी चीज़ें हैं। तो अर्जन वैली के टाइम पे कौन सा परफ्यूम लगा के घुसे थे आप स्टूडियो के अंदर, और कितनी चाय पी दी थी आपने? मैंने बहुत चाय पी थी अर्जन वैली में, ओहो इतनी चाय पी थी, बब्बल पाजी ने मना कर दिया था, भैया प्लीज़ चाय मत पिलाओ अब। एक तो ना इनको हमारी चाय अच्छी नहीं लगती, हमारी चाय अलग होती है, इनकी पंजाबी चाय कुछ अलग होती है। मुझे चाय मतलब चाय इस चाय, जैसे भगवान है किसी का भी हो, तो उनको पता नहीं यहाँ पे अच्छी नहीं लगती चाय। मैं तो बहुत चाय पीता हूँ, दिन में 20-20 कप चाय, पता नहीं कितनी चाय पी थी उस दिन। तो सबने मना कर दिया भाई और चाय नहीं पी सकते हम, तो ऐसे हो गए थे, बहुत चाय पी थी। परफ्यूम आई थिंक उस टाइम पे मैं डनहिल का यूज़ कर रहा था शायद, याद भी है। हाँ डनहिल और
एक और था शॉपर्ड का एक परफ्यूम है, हाँ। मैं वो 2 मिक्स करके वो कर रहा था। नहीं याद इसलिए क्योंकि बहुत सारे लगाता हूँ, मेरे को प्यार है उन सबसे। और गाना भी इतना खास है। हाँ गाना भी इतना खास है एक्चुअली। तो जब ये गाना बन रहा था और इनफैक्ट जब हम इस मूवी की ही बात करें तो मूवी को लेकर के जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला कि अलग अलग राय है लोगों की। कई लोग इस फिल्म को के काम को अप्रिशिएट करें, कई लोगों का कहना है कि महिलाओं के प्रति जो नज़रिया दिखाया गया है, मिसोजिनिस्टिक रवैया है, उनको फिल्म में वायलेंस पसंद नहीं आया, किस तरीके से ट्रीट किया गया कैरेक्टर को, जस्टिफाई कर दिया गया सब कुछ, वो पसंद नहीं आ रहा है। गाने को लेकर के भी जब ये गाना बन रहा था, जैसे अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई ना कि पंजाब के क्योंकि इतिहास से जुड़ा हुआ है तो बहुत धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं लोगों की। उनका कहना है कि इस तरह की वीर गाथा को आपने एक वॉर सॉन्ग में जो है इस्तेमाल कर दिया। कांग्रेस के एक सांसद है, उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया था। तो जब ये चीज़ें बन रही थी या जब आप और संदीप बात किया करते थे इस दौरान, तो क्या कभी लगा था कि इस तरह से होगा लोगों का जो अप्रोच है, और अब जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है ना तो तब लगा था ना मुझे अब लग रहा है कि होना चाहिए ऐसा कुछ। इट्स अ फिल्म, आखिरकार एक फिल्म है। अगर आप इससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हो कि आप क्राइम ही करने लग जाओ, देन वो थोड़ी सी फिर दिक्कत आप में है, वो फिल्म की दिक्कत नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना अब उमराव जान देख के आऊँगा मैं और घर आके नाचने लग जाऊँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। यू नो चांदनी बार है, चांदनी बार अब देखो, अब जाके वहाँ पे इट इज़ सम यू नो सॉर्ट ऑफ स्टोरी, एक कहानी है, एक फिक्शन है। तो उस फिक्शन के अंदर आप इंजॉय करो। आप सुपरमैन देख के उड़ने तो नहीं लग जाते, या फिर वैसे कपड़े तो नहीं पहनने लग जाते। तो इट इज़ जस्ट लाइक एक फिक्शन है, फिक्शन को एंजॉय करो, आप अपना घर आओ, भूल जाओ, या फिर दोबारा मन करे दोबारा देखो। एनिमल का क्या हो रहा है ना, एनिमल लोगों के दिमाग से उतर नहीं रही है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे दिमाग से भी नहीं उतर रही है। मेरे को सपने आ रहे हैं एनिमल के, और मैं 100% श्योर हूँ जिसने भी देखी है ना उसको आ रहे होंगे। रश आया है लोगों के ब्लड के अंदर कि यार ऐसा कर देते हैं, बट अल्टीमेटली तो थिएटर के बाद बाहर निकल के सबको पता नहीं यार हम ये सब नहीं कर सकते बस। तो हर एक की ना अलग अलग प्रतिक्रिया है, और मेरे हिसाब से होनी भी चाहिए। जो चीज़ सबको अच्छी लग जाए फिर वो उसमें कुछ गड़बड़ है, मेरा ये मानना है। अच्छा, गाने के बिलबोर्ड पे आने के बाद और इस तरीके से चार्टबस्टर बनने के बाद, फिल्म के इतना अच्छा करने के बाद आपकी संदीप सर से बात हुई? क्या 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 बात की आपने फिर? मैं ऑनेस्टली बताऊं, संदीप सर से ये गाने बिलबोर्ड नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी भूषण सर से बात हुई। अच्छा हाँ। अच्छा, मतलब इस गाने के रिलीज के बाद और इसको इतना प्यार मिलने के बाद बातचीत नहीं हो पाई? नहीं, मेरी अभी संदीप सर से बात नहीं। मैं मिलूंगा अभी जब बॉम्बे जाऊंगा, मेरी अभी बात नहीं उनसे। सिर्फ इसलिए बात नहीं हुई, मैंने खुद से इसलिए कॉल नहीं किया कि मेरे को पता था वो बिजी होंगे कहीं ना कहीं। तो अभी मैं पोक नहीं करता, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, जस्ट उनको भी पता गाना हिट हो गया, उनको पता है फिल्म हिट हो गई है, तो उनके पास तो और बड़ा रीज़न है खुश होने का, तो अच्छा है। तो अब एक ऐसे हाई स्टैंडर्ड बार आपने अपने खुद के लिए ही सेट कर लिया है। मैं पता नहीं कब कब में हो गया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बट मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा गाने ऐसे हैं जिनके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको चलो ये बोल देता हूँ, मेरे को ना पता नहीं लगता कि क्या चीज़ें मीडिया में बोलनी चाहिए क्या नहीं बोलनी चाहिए, बट यार स्लम डॉग के लिए जैसे रहमान साहब का मैं भगत हूँ। स्लम डॉग के लिए रहमान साहब को अवार्ड्स मिले थे, इंटरनेशनल अक्लेम्ड अवार्ड्स मिले थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि उनके बहुत अच्छे काम ऑलरेडी हैं, उससे ज़्यादा भी अच्छे काम थे। तो वो ऑब्वियसली वो किसी फॉरेन कैटेगरी में चला गया था, तो इसलिए मिला था उनको। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको मिलना होता है ना, वो तभी मिलता है। हार्डली मैटर्स आपने उसके लिए कितना काम किया हो, हार्डली मैटर वो गाने में आपने कितनी रातें बिताई हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गाने जिसमें मैंने रात दिन पता नहीं क्या क्या कर दिया, बट वो कई लोगों ने सुने भी नहीं है, ठीक है। और ये जब होना होता है ना तभी होता है। ये एक सेइंग है कि जब ऊपर वाले की मेहर होती है तभी होता है। उस समय पे ना ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, बस मेरे को मैं ये मानता हूँ। तो मैं ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, सेलिब्रेट सिर्फ काम करके कर रहा हूँ कि और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इतना लाउड म्यूज़िक है इसका और बहुत जोश से बब्बल जी ने गाया भी है, तो जिस समय आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस समय माहौल कैसा था आपके आसपास या आपके रिकॉर्डिंग? ऐसे बैठे थे हम कि पाजी गुस्सा तो नहीं हो रहे हो आप, ऐसे करके ना कि ठीक हो पाजी, कोई दिक्कत तो नहीं, पानी चाहिए, चाय चाहिए, ऐसे वाला सीन था। वो जिस तरीके चला रहे थे, अगले दिन पड़ोसी पूछ रहे थे हमसे भाई क्या हो गया। हाँ, चक्को हमने इतनी बार रिकॉर्ड किया है, तो चक्को इतने चक्को रिकॉर्ड किए हैं। एंड मेरे को मैं फर्स्ट टाइम मिला था बब्बल बाजी से, उसी दिन रिकॉर्डिंग कर ली थी हमने। अच्छा। तो जब अब मेरे को ये भी टेंशन हो रही है कि यार सुबह से चला हुआ आदमी चंडीगढ़ से बैठ के आया है,
सुबह चला हुआ, रात को 2 बजे से चक्कर करवा रहे हैं, नसें वसें दिख रही हैं। अच्छा, आप रात को रिकॉर्ड कर रहे थे हाँ, गाना? रात तक तो फाइनलाइज ही कर रहे थे हम, रात को रिकॉर्ड कर रहे थे। मेरे को टेंशन भी रहती यार, इतनी एज है, कहीं तबीयत ऐसे वो। बट ही वॉज फिट, मतलब फिट एज हेल। मतलब वो इतने फिट हैं, टचवुड, हमसे भी ज़्यादा फिट हैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं आपको। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मैं 3-4 दिन पहले कुछ और भी रिकॉर्ड कर रहा था उनके साथ। मेरे को मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ कि मैं ना आई वेट फॉर दी कॉल एंड यू नो फील कि ऊपर से तब भी पियानो पे बैठूंगा, वो सब करूँगा। ये इज ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी, एवर रेडी। अच्छा, एनिमल पार्क में भी इस तरह का कोई पंजाबी गाना है, उसके म्यूजिक पे काम वाम एनिमल शुरू हो पार्क गया? पे अभी बात भी नहीं हुई है अभी हमारी, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ। अच्छा। अभी आई थिंक बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में होगी वो फिल्म, बिकॉज सर संदीप सर कुछ और फिल्म कर रहे थे उससे पहले। तो अब पता नहीं अब क्या होगा। अभी उस बारे में मैं तो सही इंसान नहीं हूँ वो उससे जवाब देने के लिए। एक गाना बनने में कितना टाइम लग जाता है? क्या पता 10 मिनट में बन जाता है कोई गाना। ऐसा? हाँ, कई बार साल भर में नहीं बनता। सब आपने जितने गाने आज तक बनाए उसमें से कोई एक ऐसा गाना जो आपके लिए ऐसा रहा हो, इसको बनने में बहुत मेहनत लगी है? वैसे तो सब में ही मेहनत लगती है, ऑफ कोर्स आप उसको पैमाने पे नाप नहीं सकते, लेकिन जिसको आप मेहनत नहीं, मेरा एक गाना है तेरी आंखों में दिखता है प्यार, विद दर्शन रावल, नेहा कक्कड़। उस टाइम पे ना मैं समझ रहा था वो, उसमें मेहनत बहुत लगी है, बट उस टाइम पे वो मेहनत ज़रूरी थी। उस टाइम में वो, जैसे भूषण सर ने बहुत सारे चेंजेस बताए थे उसके अंदर, ऐसे करो, ये करो, वो करो, वो सब बहुत सारे, बट वो ज़रूरी था मेरे लिए उस समय पे। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उस प्रोसेस में। तो अब उसको मेहनत कह लो या कुछ भी कह लो, बट यू नो दैट वाज द लर्निंग प्रोसेस। तेरी आंखों में वाज माय वन ऑफ द यू नो इनिशियल सॉन्ग्स में से एक है जो टी सीरीज के साथ किया था मैंने। या मैंने तो हर गाने में लगती है। इनफैक्ट पता ही है, फर्स्ट जो आपका ड्राफ्ट होता है ना वो बहुत जल्दी बन जाता है, उसके बाद होती है मेहनत। तो गाना तो आपका बहुत जल्दी बन जाता है। मेरे गाने मोस्टली बहुत जल्दी बने हैं, उसमें ये चेंजेस, वो चेंजेस, स्क्रिप्ट के हिसाब से लिरिक्स चेंजेस, फिल्म के हिसाब से लेंथ और ये सब, इनमें से थोड़ा समय लग जाता है। तो आपने इतने सारे गाने बनाए हैं, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका फेवरेट गाना इन सब में कौन सा है, तो ये जाहिर सी बात है नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन वो एक गाना जिसको बना के, अर्जन वैली को हटा देते हैं अभी के लिए, जिसको बना के आपको लगा हो कि कुछ तो कमाल हुआ है? शिद्दत। हाँ, शिद्दत will always be my special track. I just love that track. That track is me. अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूँ तो आई एम लाइक शिद्दत। एक गाने में मेरे को डिफाइन करना पड़े तो आई एम शिद्दत। शिद्दत के मैं 200 वर्जन्स और बना सकता हूँ, मेरे पास इतना कुछ है। मैंने 3 वर्जन्स ऑलरेडी बना चुका हूँ शिद्दत के। शिद्दत इज़ लाइक यू नो वही कहते हैं ना, पहला प्यार आप लगा लो। बहुत ही दिल से बनाया हुआ गाना है वो। मैं उसको, उस गाने को बनाते वक्त बहुत बार इमोशनल भी हुआ हूँ। उस गाने को देखते वक्त मैं बड़ा इमोशनल हुआ था। तो ये ना एक वो जुड़ा हुआ है उसके साथ, दैट स्पेशल कनेक्ट। लोग मेरे को शिद्दत वाला कलाकार भी बोलते हैं, मेरी प्रोफाइल पे भी शिद्दत वाला कलाकार लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें, आपने तो बहुत सारे तरह के लिरिसिस्ट के साथ काम किया होगा। जैसे कई लिरिसिस्ट ऐसे होते हैं जिनको पहले धुन चाहिए होती है, उसके बाद वो लिरिक्स लिखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो लिख लेते हैं, उसके बाद आप धुन बनाते हैं। किस तरह से काम करना आपके लिए एज अ म्यूजिक कंपोजर आसान होता है? अगर मैं लिरिक्स लिखूँ तो, हाँ, मैं अगर लिरिक्स लिखूँ तो मेरे लिए सबसे आसान है। हाँ। मैं अपने सारे गानों के मोस्टली 90% गाने मैंने खुद ही लिखे हैं। धोखा मैंने लिखा है, शिद्दत मैंने लिखा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं लिरिक्स लिखूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि होना भी ऐसा ही चाहिए। बट या अलग अलग प्रोसेस है मेरे को। मैं क्या है ना, व्हेन आई डू समथिंग आई डू इट विद होल ऑफ माई हार्ट। पूरा दिल उतार देने की मेरी आदत है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं खाना ही बना रहा हूँ ना, मेरे को पहले मैं दिल निकाल दूँ इसके अंदर। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी लगती है मेरे को कि जब मैं लिख रहा होता हूँ ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार वो लिरिक्स नहीं आया ट्यून में, जस्ट के फिट हो गए हैं, वो वाली चीज़ लगती है। जब मैं खुद लिखता हूँ तो मेरे को पता है कि हाँ ये गलत लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता है मनन कि ये गाना आप किसी से गवाएंगे या आप खुद गाएंगे? जैसे जब आप धुन बनाते हैं तो क्या बैक ऑफ द माइंड आपके ये वो सिंगर कोई चल रहा होता है कि ये धुन पे तो ये सिंगर फिट बैठेगा? ऐसा नहीं है। कई बार ऑब्वियसली किसी गाने के अंदर आ जाता है यार ये गाना तो अच्छा, यही गाएंगे। जैसे मास्टर सलीम बाजी है, मेरा एक गाना बना था पीने दे करके गाना है यारियां टू का, तो मेरे को था श्योर कि मैं सलीम बाजी से गवाऊंगा, वो वही गा सकते हैं उस गाने को। बट नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं चलता। शिद्दत अर्लियर बहुत सारे सिंगर्स आए थे हमारे दिमाग में, बट यू नो वो नहीं था कि किसी, फिर बाद में डायरेक्टर का भी एक कॉल होता है, ऑब्वियसली डायरेक्टर भी वो करते हैं, देन ऑब्वियसली भूषण सर भी बताते हैं। तो ये चीज़ रहती है कि एंड तक भी कुछ ना कुछ डाइस ही रहता है कि कौन गाएगा। एंड फिर ऑब्वियसली जब कोई
मेल सॉन्ग है तो वो अरिजीत गा दे तो फिर ऑब्वियसली वो बात ही पलट जाती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने कोई स्क्रैच रिकॉर्ड करके भेजा डायरेक्टर को और उन्होंने बोला है कि ये अब आप ही गाओगे इसको? हाँ ऐसा हुआ है। हाँ? ऐसा सत्यप्रेम की कथा में हुआ है, आज के बाद गाना मैंने गाया था, वो ऐसा ही हुआ था कि आप ही गाओ। देन चिट्टा वाज दी, डायरेक्टर ने बोला था कि चिट्टा तू ही गा रहा है, शिद्दत का मुझे नहीं पता, चिट्टा तो तू ही गा रहा है। देन एक गाना और था अभी एनिमल में, ऑब्वियसली कश्मीर। हाँ, कश्मीर गाना वाज लाइक के सर बोल रहे थे यार जैसे तूने गाया है वैसे ही क्या, वैसे किसी वो अगर मेल सॉन्ग होता तो वो मेरी आवाज़ में आता कम्प्लीटली पूरा। तो वो कहते तेरे जैसा गवाना है। वो उनको वो एक क्या होता है ना, डायरेक्टर आपका स्क्रैच सुनता है तो उसको आवाज़ भी वो हो जाती है थोड़ी सी याद हो जाती है एक तरीके से, वो इमोशन याद हो जाता है उनको, तो ये भी एक चीज़ रहती है। अच्छा, इस हम फिर से अर्जुन वैली पे आ रहे हैं। इस गाने के पीछे की कहानी क्या है, मतलब इन लिरिक्स के पीछे की कहानी हम तो जानते हैं, हमारे दर्शकों के लिए हम चाहते हैं बताएं। अर्जुन वैली, हर इंसान वो बन सकता है जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो एक 15-20 जनों की फैमिली है तो उसमें एक बंदा ऐसा है कि वो पूरी सबका ध्यान रख सकता है, जो जुल्म को सहता नहीं है, ना किसी को सहने देता है, जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो। हर वो इंसान अर्जुन वैली है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो और यही है बेसिकली अर्जुन वैली। आप ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकल जाओ और कुल्हाड़ी लो हाथ में सबको मारने लग जाओ तो आप अर्जुन वैली बन जाओगे वैसा नहीं है। इट इज़ लाइक के आप कुछ जुल्म नहीं सहोगे, ना किसी और को सहने दोगे। दैट इज़ सॉर्ट ऑफ दैट करेक्टर फॉर मी, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला बेसिकली। अच्छा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो? अभी एनिमल एंजॉय करते हैं, मैं सबको ये बोल रहा हूँ। हाँ? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बट एक बार एनिमल का थोड़ा सा वो होने दो अभी, क्योंकि वर्किंग स्टेज पे हैं बहुत सारे। मैं अभी आपको दो फिल्म्स कर रहा हूँ मैं अभी, 2 फिल्म्स का उनका टाइटल ही फाइनल नहीं है। अच्छा। तो मैं अभी क्या बताऊँ उनमें से, उनमें मेरे गाने के अलावा किसी और गाना लग गया तब बाद में दिक्कत हो जाएगी वो गाना बता दिया था एक फिल्म में हुआ था मेरे साथ, नहीं कौन सी फिल्म थी, मैंने नाम बता दिया था, उसमें बाद में मैंने काम ही नहीं किया था, ऐसा भी हुआ था। तो इसलिए जब आएंगी ना फिल्में तब बताऊंगा मैं। अच्छा, आप जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि सवाल पे मैं लास्ट में आऊँगी। हम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की अगर बात करें तो जब हमारे यहाँ अमित त्रिवेदी आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि उनको हमेशा से इंडिपेंडेंट म्यूज़िक ही करना था और हर आर्टिस्ट की ये इच्छा होती है कि वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करें। अरे होता क्या है लेकिन ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक होता क्या है, मुझे ये तो बता दो कोई। हर एक से तो डिफरेंट इंडिपेंडेंट जो म्यूजिक कर रहे हैं वो तो यही बताते हैं, वो भी उन सबकी भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक की। मुझे पहले कोई ये बता दे, फिर उसके बाद मेरे से कुछ भी मैं आंसर देता हूँ। मुझे कोई ये बता दे इंडिपेंडेंट म्यूजिक होता क्या है। अच्छा, तो आप इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास नहीं रखते? विश्वास क्या, मेरे को पता नहीं, समझ नहीं, मैं शायद इतना एजुकेटेड नहीं हूँ कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये चीज़ कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक होता है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, आप खुला बना सकते हो, जो आपको बनाना है, जो आपको लिखना है वो बना सकते हो, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट। या फिर दूसरा एक टर्म होती है कि आप किसी लेबल के साथ किसी के लेबल के साथ नहीं है, आप अपना पर्सनली निकाल रहे हो, दैट इज इंडिपेंडेंट। तीसरी एक जो नई टर्म है इंडी म्यूजिक, ठीक है। इंडी म्यूजिक आई थिंक इंडी का मतलब इंडिपेंडेंट ही हो गया। इंडी म्यूजिक एक साउंड है, यूक बजा दिया, शाम भी गई, अगर कुछ भी आपने यूक पे कुछ बजा दिया, लेस म्यूजिक है, बिल्कुल लाइट गाना है, रिवर्ब कम है, तो वो इंडी होगी। अब इन तीनों में से क्या है इंडी म्यूजिक, तो मैं उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, कोई भी मेरे से आगे कुछ भी पूछ सकता है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, ये बड़ी एक ना टर्म्स ना मिसयूज हो जाती हैं हमारे यहाँ पे। जैसे ऑटो ट्यून भी जैसे बचपन में वही हम कैंपा बोल देते थे, कैंपा पिला दो। अब चाहे वो ऑरेंज मिरिंडा है चाहे पेप्सी है, तो कैंपा पिला दो, है ना। तो वो अब कैंपा क्या है, कैंपा एक अलग ब्रांड था। वो सारे अब जैसे पियानो में कैसियो, मैं कैसियो प्ले करता हूँ, तो वो चीज़ है ना, मेरे को ऐसा लगता है इंडी म्यूजिक वहाँ चला गया थोड़ा सा। मुझे पता ही नहीं इंडी म्यूजिक क्या है। कोई मुझसे अब 3 बंदे अलग अलग इंडी बन के पूछेंगे तो मैं उनको उनके वाला जवाब दे दूंगा। तो वैसे सवाल क्या था? मेरे सवाल ये था कि क्या आप भी कभी आपने भी कभी सोचा है कि आप अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक एल्बम करता हूँ, मैं अभी भी करता रहता हूँ, उस टाइम भी करता था। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी गाना आया था, बैक टू कॉलेज आया था चैंग के साथ, विशाल के साथ, वो इंडी म्यूजिक ही कहूँगा मैं तो उसको। अच्छा, मैं तो इंडिपेंडेंट नहीं कहूँगा, हाँ हालांकि लेबल पे है। अगर मेरे चैनल पे आता तो शायद वो इंडी हो जाता उनके लिए। बट म्यूजिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, अच्छे लिरिक्स होने चाहिए, कुछ मतलब बनना चाहिए बात का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आपने बना दिया, ठीक है। कुछ नया होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, दैट इज इंडी फॉर मी। अच्छा, शूट वूट के दौरान आप कभी सेट वेट पे गए, रणबीर से, बॉबी देओल से, इनसे मुलाकात वगैरह? गुड़गांव में हो रहा था शूट, मैं नहीं गया कभी भी। नहीं गए? नहीं मैं नहीं मिला। मैं तो एक बार फ्लाइट में मिला हूँ रणबीर सर से, एक बार स्पॉटिफाई में मिला हूँ।
अच्छा अच्छा, चलते चलते आपके गानों को हटा देते हैं, इसके अलावा आप अगर कोई गाना सुनते हैं जिसको आप एकदम लूप पे सुनते हो या जो आपका फेवरेट गाना हो? यार मेरा एक गाना है क्या कहते हैं, जो तू ना मिला, वो मैंने, वो हिंदुस्तान का ही नहीं है मेरे ख्याल से, तो बाहर का गाना है। नहीं नहीं, कुणाल ने लिखा है और असीम अजहर ने गाया है वो गाना। मुझे ऐसा लगता है वो पिछले कुछ टाइम के अंदर तबाही गाना था वो रेजोनेट करता था मेरे दिमाग में। बहुत प्यारा गाना है वो असीम अजहर का, जो तो ना मिला। एंड बहुत सुना है मैंने, बहुत गाया भी है मैंने वो। थैंक यू सो मच Thank you मनन so much, हमसे गरिमा. बातचीत के Thank लिए, you so बहुत much. मज़ा आया मुझे आपसे बातचीत करके। मुझे भी। तो आप सबने अर्जुन वैली सुना ही होगा, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिए। आप अपनी सक्सेस को अभी एंजॉय कीजिए, इसको सिंक इन कीजिए, उसके बाद हम वेट करेंगे आपके अगले गानों का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।